नमस्कार दोस्तों। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं और जैसा आप सब जानते हैं, अरविंद केजरीवाल, जिनके बारे में ये चुनाव जनमत संग्रह था, केजरीवाल की हार हुई है। और केजरीवाल की इस हार के बाद हम बाकी विश्लेषण करेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन मैं आपको लगातार बता रहा था अपने YouTube चैनल पर कि केजरीवाल किस तरह की मुश्किल में फंसे हुए हैं। सबसे कमज़ोर विकेट पर हैं केजरीवाल। केजरीवाल के लिए ये चुनाव बेहद मुश्किल वाला था और अंततः जो मैं आपको कह रहा था वो एकदम सच साबित हुआ है। तो आइए आपको दिखाता हूं मैंने आपको क्या क्या कहा, क्या क्या बताया, किस किस तरीके से बताया और क्यों बताया। न खाता न बही, जो केजरीवाल कहें वही सही। और मैंने क्यों कहा, छन से टूटे जो कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। बहुत सुंदर गाना है ना, मुझे बड़ा पसंद है। तो क्या केजरीवाल इस बार सबसे कमजोर विकेट पर हैं? और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? और अगर ऐसा है तो ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी? और मैं आपको ये बताता हूं कि सबसे कमजोर विकेट पर केजरीवाल क्यों हैं। सबसे कमजोर विकेट पर केजरीवाल क्यों है? सबसे बड़ा कारण और सबसे पहला कारण, उनकी कट्टर ईमानदार छवि को ग्रहण लग चुका है। कट्टर ईमानदार छवि पर उनकी ग्रहण है। क्यों है? एक के बाद एक आरोप, एक के बाद एक आरोप, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल हो जाना और इन आरोपों के बावजूद भी अपने पद पर बने रहना। अरे भाई, आपने तो राजनीति को बदलने का वादा किया था ना। और मैं आपको बता दूं, आप मुझ पर ही आरोप लगाएंगे कि मैं प्रोपेगेंडा करता हूं, इस तरह की बातें करता हूं। मैं बहुत बैलेंस्ड और फेयर जर्नलिस्ट हूं। ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपेगेंडा करता हूं, ना मैं बिना आधार पर किसी के खिलाफ कुछ बोलता हूं। मुझे मेरे सिर्फ सवालों के जवाब दे दीजिए। हो सकता है आप जीत जाएं, हो सकता है आप जीत के फिर वापस आ जाएं, लेकिन मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इस वक्त आप सबसे कमजोर विकेट पर क्यों हैं। तो एक बार रिकैप कर देता हूं। आपकी कट्टर ईमानदार छवि पर ग्रहण है। आपने आदर्श और मूल्यों की तिलांजलि दे दी है। सत्ता के लिए आपने हर तरह का समझौता किया। भ्रष्टाचार के आप पर अनगिनत आरोप है। आपका प्रशासन लचर है। आप अनावश्यक टकराव की राजनीति करते हैं। आप सिर्फ लोक लुभावनवादों के सहारे हैं। पिछले 5 साल में दिल्ली में कोई सुधार नहीं हुआ। मैंने बताया था, लंबे एक्सप्लेन किया था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या क्या पॉइंट्स है। मैंने 10 सवाल उठाए थे, 10 सवाल पूछे थे और मैंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप चाहें तो मैं आपका इंटरव्यू कर सकता हूं। मैंने कई बार उनका इंटरव्यू किया है। मुझे ही लिख के देते थे ना कि कांग्रेस की जीरो आएगी, इस बार उन्होंने लिख के देने से मना कर दिया। तो मैंने क्या क्या उठाए थे कि अरविंद केजरीवाल किन किन मुद्दों पर कमजोर हैं, अरविंद केजरीवाल को किन किन बातों का जवाब दिल्ली की जनता को देना है। एक बार वो 10 के 10 मुद्दे भी देख लीजिए। मुझे पता नहीं एडिट में कितने निकलेंगे, कितने नहीं आएंगे, लेकिन आप देखिए, आपको समझ आएगा मैंने किस पर्सपेक्टिव के आधार पर या किस विश्लेषण के आधार पर यह सब कुछ कहा था। क्यों है कमजोर विकेट पर केजरीवाल? क्यों है कमजोर विकेट पर केजरीवाल? इसलिए क्योंकि उनकी कट्टर ईमानदार छवि पर ग्रहण है। आपकी कट्टर ईमानदार छवि पर ग्रहण है। दूसरा, आपने आदर्श और मूल्यों की तिलांजलि दी। आपने सत्ता के लिए हर तरह का समझौता किया। आप पर भ्रष्टाचार के अनगिनत आरोप है, शीश महल और शराब घोटाले के साथ साथ आपका प्रशासन पूरी तरह से लचर रहा है। आप ब्यूरोक्रेसी से झगड़ते, आपने 11 साल का वक्त गुजार दिया। आपने अनावश्यक टकराव की राजनीति की। आप सिर्फ लोक लुभावन वादों के सहारे हैं। पिछले 5 साल में दिल्ली में कोई सुधार नहीं हुआ। प्रदूषण, साफ सफाई, यमुना और ट्रांसपोर्ट, ये तमाम हालत खराब होती रही। आपने जो जो वादे किए, खासतौर पर महिलाओं को सम्मान राशि देना, उसमें आप कुछ नहीं कर पाए। आपका रवैया तानाशाही पूर्ण है और ये दिल्ली का एक बड़ा सेक्शन और देश का एक बड़ा सेक्शन महसूस करता है। तो मैं आज सबसे पूछना चाहता हूं, मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, मैं यही जानना चाहता हूं कि आप चाहें तो अरविंद केजरीवाल को वोट दे सकते हैं, आप चाहें तो अरविंद केजरीवाल को वोट न दें, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मुझे जो सही लगा वो मैंने आपको बताया। मुझे ऐसा लगा कि भाई इन तमाम बातों को आपके सामने रखना चाहिए, इन तमाम पॉइंट्स को रखना चाहिए। आपको मेरे पॉइंट पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। कई सारे लोग लिख रहे हैं, लेकिन मैं जाऊँगा तो बहुत लंबा निकल जाएगा।
किसी दिन और गपशप रखेंगे। अब दिल्ली चुनाव पर मेरा फोकस बढ़ेगा, मैं थोड़ा ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करूंगा, एक इंटरव्यू में करके आया हूं, बाकी इंटरव्यू भी करूंगा, और मौका मिलेगा तो मैं अरविंद केजरीवाल से भी बात करूंगा और यही 10 पॉइंट उनके सामने रखूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी ये 10 पॉइंट हैं, इस पर आपका क्या जवाब है। आप विक्टिम कार्ड खेल के नहीं बच सकते। आपने क्या कहा था कोरोना के टाइम, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं दी जा रही है। जब उसका खुलासा हुआ बात कुछ और निकली। सवाल यहां था, आपका लचर प्रशासन था, केंद्र भी जिम्मेदार था सेकेंड वेव की मौतों के लिए और राज्य भी जिम्मेदार था। अरविंद केजरीवाल आप भी उतने ही जिम्मेदार थे, लेकिन आपने गोल पोस्ट चेंज करने की कोशिश की। प्रदूषण पर आप बात आती है तो आप कहने लगते हैं पंजाब में तो हमने रोक दिया भैया, लेकिन हरियाणा में बहुत ज्यादा पराली जल रही है, उत्तर प्रदेश में जल रही है, दिल्ली प्रदूषित है तो बाकी शहर तो प्रदूषित है। आपसे यमुना के प्रदूषण की बात कर लो तो आप कहने लगते थे गंगा का प्रदूषण। आप देखिए, गोल पोस्ट चेंज कर करके आप अपना नैरेटिव तो बना सकते हैं अपने ढंग का, लेकिन उस नैरेटिव पर भरोसा करे या ना करे ये जनता को तय करना है। और मैं आपको एक बात बता दूं, प्लीज आप एक बार मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए कि चौथी बार आपको मौका क्यों दिया जाए दिल्ली के अंदर। प्लीज इस बात को एक्सप्लेन कर दीजिए, उसके बाद मैं अपना केस रेस्ट करूंगा। और हां, मौका मिलेगा तो यही 10 सवाल मैं अरविंद केजरीवाल से भी पूछूंगा। मैंने सबसे पहले कहा था कि सबसे कमजोर विकेट पर हैं केजरीवाल, क्योंकि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। एंटी इनकम्बेंसी क्या होती है? जब आप सत्ता में लगातार रहते हैं तो आपके खिलाफ एक माहौल बनता है, आपने जो काम किया है जनता उसको जज करती है। केजरीवाल से बार बार रिपोर्ट कार्ड मांगा गया, लेकिन केजरीवाल ने वो रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया। 3 बार मुख्यमंत्री बनने की एंटी इनकम्बेंसी थी, 3 बार सरकार चलाने की एंटी इनकम्बेंसी थी, 3 बार एमएलएस की एंटी इनकम्बेंसी थी, चौथी एमएलएस की एंटी इनकम्बेंसी थी, और पांचवी क्या थी? पांचवी थी एमसीडी में उनकी सरकार होने की एंटी इनकम्बेंसी। तो 5 एंटी इनकम्बेंसी के बाद अरविंद केजरीवाल मुश्किल में हैं। अरविंद केजरीवाल की राजनीति क्या थी? देखिए, न खाता न बही, जो अरविंद केजरीवाल कहें वही सही, और आप हर बार सही नहीं हो सकते। लेकिन मैं आपको लगातार बता रहा हूं कि कैसे कमजोर विकेट पर है केजरीवाल, कैसे अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल के लिए करो या मरो वाला चुनाव है, करते रहेंगे। और अरविंद केजरीवाल किन किन मुश्किलों से सामना कर रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल वही पुराने कट्टर ईमानदार हैं क्या? इस सवाल का जवाब आप खुद पूछिएगा, इस सवाल का जवाब आप खुद पूछिएगा। उनकी छवि पर क्या ग्रहण नहीं है? देखिए, छवि पर ग्रहण ये सबसे बड़ा संकट है। वो अरविंद केजरीवाल है ही नहीं जो 2013 वाले अरविंद केजरीवाल थे, बिल्कुल नहीं है। और किस किस तरह के आरोप हैं आपके ऊपर? तमाम आरोप भ्रष्टाचार के हैं, आपके ऊपर तमाम आरोप मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, आपके ऊपर तमाम आरोप जल बोर्ड का घोटाला करने पर हैं, आपके ऊपर तमाम आरोप बस घोटाला करने को लेकर हैं, आपके ऊपर तमाम आरोप शीश महल घोटाले को लेकर हैं, आपके ऊपर तमाम आरोप मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर हैं। देखिए कितने सारे आरोप हैं, और उसके बावजूद संजय सिंह कह रहे हैं चोरी और सीना चोरी। संजय सिंह क्या कह रहे हैं कि चलिए प्रधानमंत्री का घर भी दिखाइए। अब ये संभव होगा क्या? अरे अरविंद केजरीवाल ने क्या उस वक्त अपना घर खोल दिया था जब उन पर यह आरोप लगा था? हर कोई आदमी कैमरा लेकर अरविंद केजरीवाल का घर दिखाना चाहता था, वो दिखा देते कि मैं कितनी सादगी से रहता हूं। ये देखिए मेरा छोटा सा बेडरूम है, ये मेरे माता पिता का कमरा है, ये मेरे पूजा का रूम है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो अपनी पुरानी छवि पूरी तरह से छोड़ आए हैं ना, पुरानी छवि पूरी तरह से बदल आए हैं ना, तो उनकी छवि पर ग्रहण ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग, शराब घोटाला, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा यमुना की सफाई, इसको लेकर तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर मैं यमुना की सफाई न कर दूं तो आप अगली बार मुझे वोट मत देना। तो आप सोच लेना वोट देंगे कि नहीं देंगे। शीश महल मुद्दा, वोटर लिस्ट में उन्होंने घोटाले का आरोप लगाया, जिस पर लंबी सफाई दी है कि बिना पॉलिटिकल पार्टी की परमिशन में ना कोई नाम डिलीट हो सकता है, ना कोई नाम एडजस्ट हो सकता है, ना कोई नाम लग सकता है। अब शीश महल के ग्राफिक पर आ जाते हैं। शीश महल का ग्राफिक निकाल सकते हैं, हमने कल जो लगाया था, मैं उसको एक बार फिर से बताता हूं। सीएजी ने क्या कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई वैसा आरोप नहीं है जिसके बारे में ऑथेंटिकेशन नहीं है।
ये आरोप खुद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने लगाए हैं, जो सरकार को ऑडिट करता है। और ऐसी ऐसी लगभग 10 रिपोर्ट्स हैं, ऐसी लगभग 10 रिपोर्ट्स हैं सीएजी की अलग अलग घोटालों पर, जो दिल्ली विधानसभा के अंदर टेबल ही नहीं की गई। देखिए, बिना इजाजत लिए इमरजेंसी क्लॉज का इस्तेमाल करके इस बंगले को बनाया गया, यह आरोप है। एमसीडी की बिना इजाजत के लिए बनाया गया बंगला, देखिए मुख्यमंत्री का बंगला बन रहा है, देश की सिविक अथॉरिटी जो है राज्य की, उसको पता ही नहीं है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को पता ही नहीं है। साल 2022 तक इस बंगले पर करीब 33 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लगभग 34 करोड़ रुपए, 33 पॉइंट सम लैक्स हैं। 88 इंच का टीवी लगभग 29 लाख में खरीदा गया। देखिए 88 इंच का टीवी कितना बड़ा, सोच लीजिए, फिल्मी पर्दे के बराबर। इसके अलावा अन्य 10 टीवी पर 44 लाख खर्चा हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके फीचर्स हैं। 2 स्टीम बाथ पर 6.5 लाख का खर्चा हुआ है। बंगले में जकूजी और स्पा की भी व्यवस्था की गई थी। शॉर्ट्स मैंने आपको दिखाए हैं कि बंगले के अंदर जकूजी और स्पा था। स्पा पर 19 लाख का खर्च किया गया। ये जो स्पा लगा, अब मुख्यमंत्री के घर स्पा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। वो भी जनता के पैसे से लगना चाहिए, वो उससे भी बड़ा सवाल है। मैंने कहा था केजरीवाल के लिए दिल्ली में एक करो या मरो वाला चुनाव है। आप देख लीजिए, मेरी थंबनेल भी यही कहती है। अरविंद केजरीवाल को मैं कब से फॉलो कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल को मैं तब से फॉलो कर रहा हूं जब अरविंद केजरीवाल जो है अन्ना हजारे को आंदोलन के लिए लेकर आए थे और मनीष सिसोदिया उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए थे। मैं उस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद था और अन्ना हजारे ने सबसे पहले जंतर मंतर पर अनशन किया, उसके बाद उनको तिहाड़ जेल भेजा गया जब वो एक अनशन करने जा रहे थे। उसके बाद वो रामलीला मैदान में बैठे और अरविंद केजरीवाल का पूरा माहौल बन गया। अब अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इसने मुझे धोखा दिया है, इससे मैं बात नहीं करता, इसने मुझे क्या क्या वादे किए थे, लेकिन इसने पॉलिटिकल पार्टी बना ली। फिर उनके भ्रष्टाचार के बारे में भी अन्ना काफ़ी कुछ बोले हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ, मैं तब से देख रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल ने लोगों को एक उम्मीद दी थी, लेकिन अब लोगों की ये उम्मीद टूट गई है। मैंने क्या कहा था, अरविंद केजरीवाल को कैसे देखा था और कैसे मैंने उसका विश्लेषण आपको बताया था, क्योंकि अन्ना हजारे का आंदोलन मेरी आंखों के सामने अभी भी जीवंत है। क्योंकि मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक वहाँ से रिपोर्ट करता था, जितने दिन वो पूरा आंदोलन चला था। तो अरविंद केजरीवाल के उन दिनों को भी मैं जानता हूँ। तो अरविंद केजरीवाल एक ऐसे शख्स हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है अन्ना हजारे का आंदोलन, मेरी कई सारी क्लिप्स पड़ी होंगी अन्ना हजारे के आंदोलन से रिपोर्टिंग करते हुए, आप देख सकते हैं। मैं तब स्टार न्यूज के अंदर काम किया करता था और उस आंदोलन में मैंने एक उम्मीद जगते देखी देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। अब देखिए क्या आरोप लगे हैं, क्या आरोप लगे हैं आप पर। सबसे ज्यादा जो आरोप लगा है वो आपकी कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान वाली छवि की तरफ इंडिकेट करता है। आपकी कट्टर ईमानदार वाली छवि पर ग्रहण है। और याद कीजिए 2020 से 2025 के बीच अगर अरविंद केजरीवाल ने कोई भी अच्छा काम किया हो, याद करिए, जो काम करना था ना उन्होंने 2015 से 2020 के बीच में कर दिया। मुख्य प्रधानमंत्री से खूब झगड़ा किया। 2015 में उन्होंने माफी भी मांगी कि मैं दिल्ली छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं दिल्ली में ही रहूंगा, यहीं की सेवा करूंगा। इसी के बाद उनको 67 सीटें दी गई थी और इसी के बाद जो है अरविंद केजरीवाल को 2020 में 62 सीटें दी गई थी कि आइए भैया आप बहुत अच्छा काम करिए, आप काम करके दिखाइए। लेकिन 2020 से 2025 के बीच अरविंद केजरीवाल का एक भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिल्ली की जनता के लिए आप बता दीजिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जब पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो देश के अंदर एक अलग माहौल था। कांग्रेस बेहद ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोपों के अंदर घिरी हुई थी। 10 साल की उनकी सरकार हो चुकी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की। देश में परिवर्तन का एक माहौल बन रहा था। नरेंद्र मोदी इन चुनाव में एक सेंट्रल फिगर के तौर पर उभरे थे। मैं अगर ये कहूं कि अन्ना के इस आंदोलन को एक हद तक आरएसएस ने भी सपोर्ट किया था तो मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि आरएसएस भी अन्ना आंदोलन के साथ थोड़ा तो खड़ी हुई थी, वरना अन्ना आंदोलन इस तरह से इतना सक्सेस नहीं होता। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी उसमें यह मौका देख रही थी कि कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल बन सके। अरविंद केजरीवाल ने वो माहौल बनाया। अरविंद केजरीवाल ने 2013 में अप्रत्याशित सफलता पाई। मुझे भी यकीन नहीं था कि अरविंद केजरीवाल जो है शीला दीक्षित को हरा सकते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी इतनी टॉल थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ये चमत्कार किया और 2015 में वो नरेंद्र मोदी के चैलेंजर थे। उन्होंने धीरे से ये भी कहा कि दिल्ली आपने नरेंद्र मोदी को दे दी है, लेकिन देश की राजनीति की कमान मुझे देकर दीजिए, और उनकी मुफ्त की चीज काम करी। उस वक्त उन चुनाव में अरविंद केजरीवाल का
जो कॉन्फिडेंस था वो गजब का था। 2015 का एक इंटरव्यू दिखाता हूं जिसमें अरविंद केजरीवाल ने लिख कर देने की शुरुआत की थी, लेकिन अब मामला बदल गया है। तो 2015 में मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, मैं खुद उनकी गाड़ी के अंदर मौजूद था। उनकी गाड़ी के अंदर मौजूद मैंने उनसे पूछा, अरविंद केजरीवाल जी, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, लेकिन कांग्रेस आपको इस चुनाव में कहां दिखाई देती है? तो उन्होंने मुझसे कहा था कि कांग्रेस को इस चुनाव में 0 सीट मिलेगी। अब मेरा पत्रकार का इंस्टिंक्ट था, वो क्या कह रहा था मैं आपको बताता हूं। मैंने अरविंद केजरीवाल से तुरंत पूछा, मैंने एक कागज और पेन उनके सामने रखा, मैंने कहा लिख के दे दीजिए। तो अरविंद केजरीवाल ने कागज उठाया और लिख के दिया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि इस चुनाव में कांग्रेस को 0 सीटें मिलेंगी। तब से अरविंद केजरीवाल की लिख के देने की परंपरा की शुरुआत हुई। 2015 में उन्होंने ये किया, 2020 में भी उन्होंने इस तरह के कुछ दावे किए। 2020 में अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए स्कोप खोलकर रखा था। क्योंकि गुस्सा ज्यादा है, नाराजगी ज्यादा है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आ रहा है। कॉन्फिडेंस और क्या आप हर बार इलेक्शंस में आप पेपर पे लिख दिया करते थे। मुझे नहीं लिखना, मुझे वो सब नहीं करना। कांग्रेस का टेम्पो भी बड़ा है और कहीं उससे आपको नुकसान ना हो जाए, क्योंकि आपका और उनका वोट बैंक सेम है। बिल्कुल 0 सीट आ रही है सर उनकी, लिखवा लो मेरे से, ये लिख के देता हूँ। केजरीवाल जी, कांग्रेस की 0 सीट आ रही है। आपको यहां बताना और समझाना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है जो 2015 और जो 2020 के चुनाव में था। अरविंद केजरीवाल पर कई सारे सवाल खड़े हो चुके हैं, एक एक करके उसको बात करते हैं, एक एक करके उनकी कैंपेनिंग की बात करते हैं, एक एक करके ये बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जिन जिन जगहों पर कैंपेन करने जा रहे हैं क्या उनको उस तरह का सपोर्ट मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने अभी तक जितनी भी कैंपेन की है, अरविंद केजरीवाल इस बात को बेहतर ढंग से समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल के पास कई सालों के सवालों के जवाब नहीं है। अरविंद केजरीवाल अब से पहले टेलीविजन पर बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देते थे, उनके इंटरव्यूज मैंने कई लिए हैं। उन तमाम इंटरव्यूज में अरविंद केजरीवाल सामने वाले की एक तरह से जितने भी सवाल उनसे पूछे जाएं, जितने भी कठिन सवाल पूछे जाएं, हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि जब इस तरह की बात होती है ना, तो कई सारे सवाल जवाब ऐसे होते हैं जिनको लेकर पॉलिटिकल पार्टी के लोग बोलते नहीं, ये सवाल नहीं, ये सवाल नहीं, ये सवाल नहीं, कई सारी बातें होती है, कई सारी परिस्थितियां ऐसी होती है। तो अरविंद केजरीवाल के जो कॉन्फिडेंस का लेवल था, अरविंद केजरीवाल का जो बॉडी लैंग्वेज था, वो जो है अब नहीं दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल का लुक पूरी तरह से बदल गया है। याद कीजिए मफलर वाले अरविंद केजरीवाल को, याद कीजिए मैरून स्वेटर वाले अरविंद केजरीवाल को, याद कीजिए टोपी वाले अरविंद केजरीवाल को, याद कीजिए मैं हूं आम आदमी वाले अरविंद केजरीवाल को। अब केजरीवाल ने जिन बातों पर राजनीति शुरू की थी, मैंने एक पूरा विश्लेषण बताया था कितने बदल गए केजरीवाल। मेरा थंबनेल ये था, किस मंदिर पर बदले? राम मंदिर पे। पहले वो क्या कहा करते थे कि जिस जगह को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है, मेरी नानी कहते थे कि मेरे राम जो है कभी ऐसे मंदिर में खुश नहीं रहेंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। मैं एग्जैक्ट कोड नहीं कर रहा हूं उनको, आप देख लीजिएगा, वीडियो में दिख जाएगी। उसके बाद वो राम मंदिर दर्शन करने गए। बंगला गाड़ी नहीं लूँगा, शीश महल बनाने का, शीश महल बीजेपी का शब्द है लेकिन ये आरोप उन पर लगा था। इसके अलावा हर तरह से वो बदले, गाड़ियों के काफिले में वो चले और कट्टर ईमानदार की छवि वाले इंसान को तीसरे टर्म के अंदर जेल जाना पड़ा। भैया कोई जब जेल जाता है ना, कुछ तो सबूत उसके खिलाफ होते हैं, वरना केजरीवाल को लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इतने धक्के नहीं खाने पड़ते। तो कितने बदल गए केजरीवाल, इसका पूरा संदर्भ देखिए मैंने क्या कहा। ना तो मैं लाल मिल जाए आपको, ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा? कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किस ने रिश्वत लिया और किस किस ने। शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो ये ए राजा अब इसमें कई रह गए हैं। असली एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार जी, इंडिया गठबंधन के देश भर से आए हुए सभी सीनियर नेतागण
ना तो मैं लाल मिल जाए आपको, ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा, और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। नई गाड़ी, नया बंगला, वाह केजरीवाल जी वाह, क्या कारनामा किया है आपने। ये जो घर बना है, मतलब आदमी अपने सपनों का घर बनाता है, तो केजरीवाल आम आदमी से जब खास आदमी हुए, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, तो उनको लगा कि उनका भी एक महल बनना चाहिए, 2 फ्लोर का महल, कई बंगले मिलाए गए, उसके अंदर सर्वेंट क्वार्टर, सबके पेमेंट हुए, सबके पेमेंट हुए भाई, सबके पेमेंट हुए और एक्स्ट्रा पेमेंट हुए। 20-25 लाख तो मतलब कोई मैटर ही नहीं करता था, 20-25-50 लाख मैटर ही नहीं करता। और कितने दिनों में इस घर को बनाने की परमिशन मिली? कितने दिनों में? सिर्फ 1 दिन में। इस पूरे विश्लेषण में मेरे सहयोगी, पिछले 32 साल से मेरे सहयोगी, लगभग 30 साल से मेरे सहयोगी हैं आशुतोष, जो आम आदमी पार्टी के नेता रहे, चांदनी चौक से उन्होंने चुनाव लड़ा, अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी लोगों में से एक हैं, लेकिन अब वो सत्यहिंदी.com चलाते हैं। आशु से मैंने समझने की कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल क्यों बदल गए। मैंने आशुतोष से डायरेक्ट सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल क्यों बदल गए। आशुतोष ने मुझे कहा कि भाई अरविंद केजरीवाल को लगा कि शायद उनको और राजनेताओं जैसा होना पड़ेगा राजनीति में बने रहने के लिए। अब क्या ये अरविंद केजरीवाल की नासमझी थी? मैं ऐसा ही मानूंगा। अगर आप जब पूरा बदल जाते हैं तो पब्लिक जो है, सोशल मीडिया का ज़माना है, पब्लिक सब जानती है, और जिस सोशल मीडिया ने अरविंद केजरीवाल को आबाद किया, उनकी पॉलिटिकल पार्टी को आबाद किया, उनकी राजनीति को आबाद किया, वही सोशल मीडिया 3.5 साल से 4 साल से उनको विलेन बना रहा है, जब से उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, या बाकी जो आरोप लगे हैं कि उन्होंने बंगला ले ली, गाड़ी ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया। तो देखिए कैसे अरविंद केजरीवाल के बारे में आशुतोष ने कहा कि हाँ, केजरीवाल के इमेज का तिलिस्म भी टूटा है, उसका शीशा भी टूटा है, और केजरीवाल ने एक बड़ी संख्या का, जो उनके फॉलोअर बने थे, जिनको राजनीति बदल जाने की उम्मीद थी, उनका दिल भी तोड़ा। और वो आशा फिल्म का गाना है, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, तो उनकी इमेज का शीशा भी टूटा, और जो दिल था लोगों का वो भी टूटा। उन लोगों का जो लोग भारतीय राजनीति के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते थे, उनका दिल भी टूटा, उनका केजरीवाल का तिलिस्म टूटा, और ऐसे लोगों का दिल टूटा। ये जो आपने कहा ना कि शीशा हो या दिल आखिर टूट जाता है, तो ये जब लोगों का दिल टूटा है ना, उसने बहुत सारे लोगों को निराश किया है, और वही वजह है कि लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये आदमी करोड़ों रुपए के फ्लैट पे कैसे, महल में कैसे रह सकता है। ना तो मैं लाल मिल जाए आपको, ना तो मैं लाल बत्ती लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा। देखिए, आम आदमी पार्टी इस बार कमजोर विकेट पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अरविंद केजरीवाल की छवि को काफी नुकसान पहुंचा है, खासतौर पर जो उन्होंने मुख्यमंत्री के निवास में जिस तरीके से करोड़ों रुपए खर्च किए उसको लेकर, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि एक नेता जो कहता था 2 कमरे के फ्लैट पे रहेंगे, और आज वो आदमी करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, तो उसकी वजह से उनकी छवि को बहुत डेंट पहुंचा है। तीसरा क्या है कि उनके बहुत सारे एमएलए जो रिपीट उन्होंने किए, वो भी करीब 3 बार के एमएलए हैं, तो 3 बार का एमएलए का मतलब ये होता है कि एक एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ भी होती है। 20 चिट्ठियां लिख चुका हूं पुलिस को कि प्लीज मेरी जान छोड़ दो, मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए। बदली हुई है आप? मैंने नहीं ली हुई सर, वो पीछे पीछे चलते रहते हैं, एक गाड़ी पीछे पीछे चलती रहती है। आप हटवा दीजिए अगर आपकी चलती हो तो। ये प्योर और शुद्ध राजनीति है, और मुझे खेद है कि सुरक्षा, पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षा को राजनीति के हवाले कर दिया गया है। कम से कम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पे चुनाव लड़ते हैं, बिल्कुल, वो भी किसी चीज का कोई लिहाज नहीं करते हैं। और मैंने आपको बोला कि आज से 4 महीने पहले जब उनको लग गया कि वो चुनाव हार सकते हैं, तो उसके बाद से लगातार वो जमीन पे है, लगातार नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। वो यहां तक भी कह देंगे कि देखिए हरियाणा की सरकार ने तो दिल्ली के यमुना के पानी में जहर मिला दिया है, और उसकी वजह से जेनोसाइड हो जाएगा। ये कोई नेता नहीं बोल सकता। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। फिर तो हम उसी तरीके से रहेंगे। मुझे लगता है, तो मुझे लगता है 8 तारीख को ब्रेकअप सॉन्ग गाना पड़ेगा। सत्ता का नशा बहुत बहुत बुरी चीज होती है। मुझे लगता है सत्ता ने उनको बदल दिया।
पावर करप्शन, एब्सोल्युटली पावर करप्शन, एब्सोल्यूट पावर। शायद यही हुआ अरविंद केजरीवाल का। बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है।